स्टूडेंट्स, आज का वन शॉट वीडियो हमारा चैप्टर द गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी पर है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये बजट क्या है। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया है ना। हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है ना। क्योंकि ये जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ये कवर नहीं करती है, ये जो है मैक्सिमम वेलफेयर को काउंट करती है। तो चलते हैं कि ये बजट के थ्रू ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंट चीज़ों को हैंडल करती है, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके साथ हम लोग और भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि 6 मार्क्स बहुत ही ईजिली आपको दिलवाएगा। सो व्हाट इज़ बजट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ये बजट होता क्या है। बजट एक्चुअल में यहाँ ये जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का एक एनुअल स्टेटमेंट होता है। जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है गवर्नमेंट की, कि वो हर चीज़ जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के पास ले आए। तो हम लोग जो है इस तरह से बजट को एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट का है, उसमें गिवन है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। एक्चुअल में budget is a financial statement showing the expected receipt and expenditure of the government for the coming fiscal, आप देखेंगे coming fiscal और a financial year, one and the same thing। आपको पता है financial year या फिर fiscal year 1 April to 31 March को तक complete होता है। So it is a constitutional requirement according to the article of 112। एक्चुअली द बजट जो वर्ड है वो फ्रेंच से आया है बॉगेट, जिसका मतलब होता है स्मॉल बैग, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इसी तरह से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही फॉर्म में इसको रेफर किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका ये रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों इसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है ये, और ये जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में इसको देखेंगे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, आपको या तो 4 मार्क्स में या फिर जो है 1 मार्क्स में कोई भी, या फिर 3 मार्क्स में किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, राइट। सो थ्रू द बजट, आपको पता है बजट जो है हमारा एक एस्टीमेट है ना, जो कि आपका जो कितना हमारे पास इनकम आई, यानी हमारे गवर्नमेंट के पास कितना इनकम आई और कितना उसको स्पेंड करना है, उसमें हम गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, कि ताकि लोग समझें कि ये किस तरह से ये जो है या इसने जो टैक्सेशन से हमारे पास जितनी भी रिसिप्ट्स आई हैं गवर्नमेंट की, वो कहाँ पर वो स्पेंड कर रहे हैं। हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, राइट। सो ये एक्चुअल में एक फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू फिस्कल है ना, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट। फिस्कल क्या होता है? फिस्कल इंस्ट्रूमेंट मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क जो है पॉलिसीज़ फॉलो होती है, उसको हम लोग फिस्कल पॉलिसीज़ कहते हैं, ठीक है। तो जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम कैसा है? इनकम इज बेसिकली, इनकम क्या है बेटा? इनकम और वेल्थ मान लो कि ये फिस्कल इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से होगा कि अगर मान लो यहाँ पर ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की सब्सिडीज़, हमारी सब्सिडीज़ इन्होंने अगर लिया तो सब्सिडीज़ यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना।
और रेवेन्यू आया इनके टैक्सेस से, ठीक है। तो टैक्स इनका आ गया रेवेन्यू के फॉर्म में और सब्सिडीज आ गई इनकी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो है किस तरह से इस इनइक्वालिटीज़ को कम करेंगे, हाउ दे विल रिड्यूस द इनइक्वालिटीज़, लाइक दे विल इम्पोज more taxes, higher taxes to those people who are earning more, right? जिनके पास ज़्यादा इनकम है उस पर गवर्नमेंट हाई टैक्स लगा देगी, ठीक। और जिनके पास जो है लो इनकम है वो जो है उसको वहाँ से डाइवर्ट कर देगी फंड्स, ठीक है ना। जो टैक्सेस से रेवेन्यू आया वहाँ से वो एक सब्सिडीज देगी ऐसे लोगों को जो कि फ्रेजाइल प्रोड्यूसर्स है। सब्सिडीज आपको पता है ना बेटा कि सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्मॉल प्रोड्यूसर, राइट। तो वो उसको जो है यहाँ से जो भी इसने रेवेन्यू रिसीव किया उसको वहाँ पर जो फ्रेजाइल प्रोड्यूसर्स हैं उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह से क्या किया इसने, इनइक्वालिटी और वेल्थ, इनकम और वेल्थ के इनइक्वालिटी को इसने सोसाइटी में क्या किया, कम किया इन्होंने, ठीक है। तो एक तो इन्होंने बजट से अपने ट्राई किया कि ये इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ कम हो सके। दूसरा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, राइट। तो ये रिसोर्स को किस तरह से रीएलोकेट करते हैं, लाइक अगर मान लो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इकॉनमी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो जो है हार्मफुल हैं हेल्थ के लिए, तो ऐसे प्रोडक्शन को और ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन को इन्होंने क्या किया, सप्रेस करने की कोशिश की अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। तो उसको ये सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको ये प्रमोट करना चाहते हैं और जिससे कि नॉर्मल या रूट या फिर फ्रेजाइल वर्कर्स हैं उसको इनके पास जो है जब उसको प्रमोट किया अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, उनको रिबेट दिया, उनको रिलैक्सेशन दिया। लाइक अगर हम लोग खादी ग्रामोद्योग की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आप देखोगे कि एग्जीबिशंस के थ्रू इनको प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाते हैं, इनके जो है वो लैंड दिया जाता है ताकि अपने एग्जीबिशंस लगाएं। या फिर आपके वाराणसी के जो बुनकर्स हैं उसको अगर हम लोग देखेंगे तो वो सब क्या है, वो एक्चुअल में ये उनको प्रमोट करने की पॉलिसी में गवर्नमेंट उनको रिबेट देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स था गवर्नमेंट के पास वो एक जगह से दूसरी जगह पर डाइवर्ट किया, रीएलोकेट किया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेस को जो जहाँ पर हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है या जहाँ पर अननेसेसरी है वो वहाँ पर मैनेज किया जा सकता है, वहाँ पर उसके यूज़ को सप्रेस करके बाकी जहाँ यूज़फुल चीज़ें हैं या जहाँ से इकॉनमी हमारी उठ सकती है, जो कॉमन पर्सन है उनको अगर बहुत ज़्यादा, जिससे कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पर रिसोर्स को डाइवर्ट करना ही बजट का काम है या गवर्नमेंट का काम है। जिससे कि इन्होंने क्या किया, एक स्टेबलाइज है ना इकॉनमी को, एक क्या किया, एक स्टेबल इकॉनमी देने की कोशिश की, राइट। तो इस तरह से इन्होंने रीएलोकेशन किया। इसका मतलब ये है पब्लिक गुड को इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया। अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स मतलब क्या कि ये ऐसे गुड्स जिस पर सब लोगों का अधिकार होता है ना। तो ये पब्लिक गुड्स में जो भी यूज़ करता है उसको हम लोग फ्री राइडर्स भी कहते हैं, इसके ऊपर यूज़ करने वाले को। तो इसलिए ऐसे गुड्स को इन्होंने क्या किया, यूज़ करने की ऐसे गुड्स को प्रमोट किया, पब्लिक गुड्स को, ताकि लोगों का वेलफेयर मेंटेन हो। और हमारी गवर्नमेंट जो कि वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की बात करती है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में अगर हम लोग स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं बेटा, तो स्टेबलाइजेशन में हमारा दो चीज़ें आती है, दैट इज़ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात होती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, जब भी हमारी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है, जब प्राइस बहुत हाई होती है, प्राइस लेवल की बात हम कर रहे हैं, नॉट सिंगल कमोडिटी प्राइस की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारा प्राइस लेवल, सारी कमोडिटीज़ का प्राइस लगातार बढ़ता जाता है, परसिस्टेंट,
राइज इन द प्राइस, तो वो हमारा इन्फ्लेशन हुआ, और जब गिरता जाएगा तो वो डिफ्लेशन हुआ। दोनों ही पोजीशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ये किस तरह से इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, यानी प्राइस को कंट्रोल करके, राइट, प्राइस को बैलेंस करके। इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर सप्लाई गुड्स की कम होती है, ठीक है ना। जब हमारी सप्लाई लेस होगी डिमांड से, है ना, यानी एग्रीगेट सप्लाई हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड से लेस होगी, तो फिर ये इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशन होगी, क्योंकि ये स्कैर्सिटी यानी लिमिटेशन ऑफ गुड्स की वजह से प्राइस लगातार इंक्रीज होती है। तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो किसी तरह से उन गुड्स को मैनेज करेगी जिससे कि हमारे इकोनॉमी में स्कैर्सिटी ना होने पाए, गुड्स की सप्लाई मेंटेन रहे। इसी तरह से इसका जो है डिफ्लेशन वाली सिचुएशन में भी ये ट्राई करती है कि लोगों के डिमांड को क्रिएट करवाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिमांड ही डेफिशिएंट डिमांड होता है, डिमांड इज़ लेसर दैन दी सप्लाई, है ना। तो ये डिमांड को क्या करती है, प्रमोट करती है। इसके लिए ये बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स करती हैं, ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स करती हैं, जिससे कि लोगों की इनकम बढ़े। टैक्स को रिड्यूस किया इन्होंने ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, और इस तरह से ये इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं अपने बजटरी पॉलिसी से, राइट। अब हम लोग चलते हैं ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, है ना। ये ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी क्या है बेटा? ग्रोथ मतलब होता है क्या कि जीडीपी हमारा कैसे ग्रो हो, ठीक। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? दो चीज़ें, हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दो चीज़ें, ठीक है ना। फर्स्ट इज सेविंग्स और सेकेंड इज हमारा इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट अपने बजट से ट्राई करती है कि इकोनॉमी में एक ऐसी पॉलिसी मेंटेन हो जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, और वही मनी, वही सेविंग्स जो है बिजनेसमैन को या फर्म्स को या जिसको भी रिक्वायरमेंट हो उसको लोन एक्सटेंशन के दिया जाए, बैंक्स उसको लोन एक्सटेंड करें और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में अगर सेविंग्स ज़्यादा रहेगी तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो फिर इसका मतलब हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, और उससे हमारी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, ये तो इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों के वेलफेयर को या दोनों के पॉलिसी को, दोनों के मोटिव को ये प्रमोट करती है। अब इसमें सेकंड है, ये तो डायरेक्ट प्रमोशन, और दूसरा ये इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली किस तरह से अपने आप भी वर्क करती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क, है ना। एक काम इन्होंने इस तरह से किया, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट। तो इस तरह से ये जो है इकोनॉमी की ग्रोथ को इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से, या फिर उसी मनी से, ये जो इनके पास रेसिप्ट्स आई उस मनी से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, लाइक जो है फ्लाईओवर्स है, लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, लाइक फर्टिलाइज़र्स है, तो फर्टिलाइज़र्स को इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया। इस तरह से ये जो है इन्होंने क्या किया, जीडीपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट करने की कोशिश की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होंगी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पर आएंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ आई या जैसे जो है गोडाउंस की फैसिलिटीज़ आई, तो ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी अपने आप को यहाँ पर इस लाइन में आ करके और प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फेवरेबल एक्टिविटीज़ हुई जिससे कि इकोनॉमी में ये अपने लेवल पर भी और अपनी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को और एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करके ये जो है जीडीपी को
बढ़ाना, इंक्रीज करना ही इकोनॉमी का ग्रोथ करवाना होता है। तो इस तरह से ये अपने ऑब्जेक्टिव में, बजटरी ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू इन्होंने ग्रोथ इकोनॉमी को दिया। अब आया है हमारा रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज़। ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ मतलब क्या कि हमारे यहाँ पे कुछ जो है इकोनॉमी ऐसी है जो कि काफ़ी डेवलप्ड है ना, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी डेवलप्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि डेवलपमेंट जहाँ पर लो है। अगर हम लोग रिमोट एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पर लो है, अगर हम लोग अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, अगर कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, जैसे बेंगलोर है या जो बड़ी बड़ी बिग सिटीज़ हैं, मुंबई है, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये अगर हम लोग ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ यहाँ क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों है इकोनॉमी में जो है कहीं पर कुछ ज़्यादा डेवलप है, कहीं पर कुछ कम डेवलपमेंट है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई है ना, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हुई हैं, वहाँ पर जो है जॉब क्रिएशंस एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई हैं, गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादा, डेवलपमेंटल प्लान्स वहाँ पर ज़्यादा अचीव हुए हैं, तो वो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जो है उसने स्विच ओवर करके ऐसे रिमोट एरियाज़ या ऐसे एरियाज़ को गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया जो कि डेवलप्ड नहीं है। तो उसके लिए बजटरी पॉलिसी के थ्रू उन लोगों ने, या फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें उन्होंने ऐसे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स अडॉप्ट किए जिससे कि वो एरियाज़ भी डेवलप हो जाए। लाइक अब वहाँ पर क्या किया, जैसे अगर वो चले गए रिमोट एरिया में, तो रिमोट एरिया में लोगों को क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है प्रमोट करने के लिए वहाँ पर बोला कि अगर आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं रिमोट एरियाज़ में तो आपको हम कंसेशंस देंगे, ठीक है, टैक्स हॉलीडेज़ देंगे या रिबेट देंगे, या फिर आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऑफ करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे हम कंसेशंस आपको देंगे जिससे कि आप जो है वहाँ पर अपने आप को, या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए जो है आप वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ पुट अप करिए, है ना, तो इस्टेब्लिश करिए, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाएं और इंडस्ट्रीज़ लगाएं और वहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो और वहाँ की भी जीडीपी बढ़े, और जो है ये रीजनल डिस्पैरिटीज़, जो रीजन्स हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में कुछ हाई डेवलप्ड है, कुछ लो डेवलप्ड है, उसमें बैलेंस एक मेंटेन्ड हो पाए, राइट। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, ये ऑब्जेक्टिव्स अपना बजटरी ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू वैसे एरियाज़ को टच किया जहाँ पर जो है लो डेवलपमेंट हो, या फिर जो फ्रेजाइल ग्रुप्स हैं उसको उन्होंने जो है उठाने की कोशिश की, और इस तरह से ये जो है ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने बनाए। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट द, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ठीक, अब ये बजट बेटा हम लोग अगर देखें तो बजट जो है, एक बजट में ही अगर हम बात करते हैं, हमने बोला था ये एस्टीमेट्स होते हैं, है ना, एस्टीमेट्स क्या होते हैं, किसके, गवर्नमेंट के। ठीक, वो किसके, बजट मीन्स ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, राइट, एक्सपेंडिचर्स, ओके फाइन। तो ये बजट के दो पार्ट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब ज़रा हम लोग इसके कंपोनेंट्स पर आते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ, यानी कंपोनेंट्स ऑफ बजट है, ये हमारा जो है देखते हैं किस तरह से है। ये दो तरह का कंपोनेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक ही इसमें आता है आपका कंपोनेंट्स में, एक रेवेन्यू बजट आएगा और एक कैपिटल बजट आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू बजट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब इससे एक पैरेलल कंपोनेंट में आता है बेटा, एक कंपोनेंट आता है कैपिटल बजट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू बजट को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ आपने देखा कि बजट के टू फॉर्म्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ओके। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, रेवेन्यू तो हमने सेम लिया, और बजट है तो एक तरफ हमने रिसीविंग और एक तरफ हमने एक्सपेंडिचर डाला।
देखिए यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये देखिए रेवेन्यू, ये रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू को हम लोग क्या है, एक तरह से हम लोग रिसिप्ट्स के भी फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिसिप्ट्स लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बजट का टू फॉर्म है, इनकम, ठीक है ना। अब हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है एक्चुअल में, और वो कहाँ से आती है, तो गवर्नमेंट, ये क्या है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से इनकम इकट्ठा किया है ना, कहाँ कहाँ से उसने कलेक्ट किया। तो वो दो सोर्सेज हैं जहाँ से वो जो है अपनी इनकम को कलेक्ट करती हैं, लाइक टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। मतलब एक तो उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है गवर्नमेंट का, हमारे टैक्स से, ठीक है ना, जो हम और आप लोग रेवेन्यू टैक्सेस देते हैं वो हमारे गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू बनता है, ठीक है ना। तो वो इस टैक्स रिसिप्ट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो ये दो तरह के टैक्सेस होते हैं, टू टाइप्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके फाइन। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स तो कंपलसरी, टैक्सेस हमेशा क्या होते हैं बेटा, ये कंपलसरी पेमेंट्स हैं, ठीक, जो कि हम लोगों को देना ही है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम लोग उसकी सर्विसेज को अवेल करते हैं, इसकी वजह से हम लोगों को इनको देना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज डायरेक्टली विच इज पेड, है ना, जिसके ऊपर लगाया गया है ना, टू होम इट इज इम्पोज्ड, इम्पोजिशन बोलते हैं लगाने को, है ना। तो जिसके ऊपर लगाया गया ये टैक्स, वो उसको पे करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। लाइक इनकम टैक्स की अगर जो हम लोग बात करते हैं, इनकम है ना, कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो अर्न करते हैं इनकम, तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद, है ना, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे कि अभी 7 लाख के न्यू पॉलिसीज़ में आया ना, 7 लाख के ऊपर अब जो है क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अगर आपकी इनकम का पार्ट जो है, और हमारे यहाँ पर बेटा क्या, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है जो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आती है। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके टैक्स के स्लैब्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा बजटरी ऑब्जेक्टिव्स में कि गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ को हटाना चाहती है। जो बहुत अमीर है उसको जो है वो उनसे थोड़ा सा ले करके दूसरे को शेयर करती है, जो पुअर सेक्शंस हैं, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स इज़ व्हाट, है ना। कई बार क्या होता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कभी भी आपको देखना 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए, या फिर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या असर्शन रीजन में आ सकता है। तो ज़रा उसको ध्यान से आप सुनिए, ठीक है ना। सो डायरेक्ट टैक्स इज़ व्हाट, इट इज़ अ फाइनल बर्डन फॉल्स ऑन दैट पर्सन हु मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट, है ना। तो मतलब क्या कि जिसके ऊपर ये टैक्स लगा वही इसको पे करेगा। मतलब इंसिडेंस यानी बर्डन एंड इम्पैक्ट ऑन द टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन एंड इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी और के ऊपर इसको नहीं डाल सकते हैं कि हम अगर, क्योंकि इनकम तो आपकी है, अर्न आप कर रहे हैं, तो आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। इसी तरह से आपकी वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जो जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, कॉरपोरेट टैक्स, राइट। तो वो कॉरपोरेट हाउसेस जो, क्योंकि वो जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं इस पीसफुल इन्वायरमेंट में, तो गवर्नमेंट को वो कंपलसरी उनको देना है, टैक्स देना है। तो इस तरह से क्या हुआ बेटा, ये टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वो जिसके ऊपर लगता है, टू whom it is levied, to whom it is imposed, will give, है ना, वो वही देगा। तो इम्पैक्ट उसी पर्सन पर आएगा, बर्डन और इम्पैक्ट उसी सेम पर्सन पर आता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग जो है इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिसके ऊपर ये लगाया जाता है, ठीक है, टू whom it is imposed, IMPOSED, है ना बेटा। तो जिसके ऊपर ये इम्पोजिशन होता है वो उसको शिफ्ट कर देता है किसी और के ऊपर,
है ना, तो वो फाइनल बर्डन किसी और के ऊपर जाता है, वो सेम पर्सन के ऊपर नहीं रहता है। सो फाइनल बर्डन बोर्न बाय अनदर पर्सन, लाइक हम लोग जीएसटी की बात करते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि उस कमोडिटी पर लगाया जाता है, जिससे कि प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो उसके बर्डन को शिफ्ट कर देते हैं कंज्यूमर्स पर, क्योंकि उसका वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो फाइनल बर्डन कौन शेयर किया, कंज्यूमर, जो कि ये इसलिए क्या है, ये शिफ्ट होने वाला है, सेम पर्सन पर ये जिस पर लगता है वो उसके बर्डन को बियर नहीं करता है, ठीक है ना। ओके, सो फाइनल बर्डन बोर्न बाय अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्टली पेड होता है, ठीक है। सो and incidence and impact on the tax lie on different person, जिसके ऊपर ये बन लगता है, जिसके ऊपर भी ये टैक्स इम्पोज होता है, वो उसको पे नहीं करता, उसको दूसरे पर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। लाइक प्रोड्यूसर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, राइट। सो प्रोड्यूसर्स हैव शिफ्टेड टू कंज्यूमर्स। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपका डिफरेंस भी आता है तो आप इस तरह से इसको पॉइंट्स में लिख करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स पर, ठीक है। अगर ये देखिए आप यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि इनकम टैक्स है, देन टैक्स रिसिप्ट्स में जीएसटी भी है तो टैक्स ही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सब हम लोग ले सकते हैं, एंड कॉरपोरेशन टैक्स, राइट। तो ये सारा जो रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, जो कि वो आई गवर्नमेंट के पास, किसके थ्रू, टैक्सेस के थ्रू, राइट। अब कुछ ऐसी रेवेन्यू है जो कि टैक्स के थ्रू नहीं आती है, वो किसके थ्रू आती है, फीस के थ्रू, है ना, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ओके, सो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स मतलब ये एक ऐसे रिसिप्ट्स जो कि टैक्स के थ्रू ना आ करके अदर वे से आती है गवर्नमेंट के पास, ठीक। तो अब वो कौन कौन सी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो अब यहाँ फीस है। एक्चुअल टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में क्या डिफरेंस है, टैक्स जो कि अगर हमने डायरेक्ट टैक्स दिया तो वो, या कोई भी टैक्स दिया तो वो कंपलसरी पेमेंट्स तो होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसके रिटर्न में आपको इस तरह की बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से अवेल होगी। लेकिन जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती है गवर्नमेंट की, वो स्पेशल बेनिफिट्स एक्वायर करने की वजह से गवर्नमेंट को मिलती है। अब जैसे फीस में क्या है, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस अगर किसी ने दिया, ठीक है, या गन रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंसेस, गन के लिए लाइसेंसेस उन्होंने लिया, तो ये इसमें ये गवर्नमेंट को वो लोग जो है कुछ चार्ज पे करते हैं, ठीक है, कुछ पैसे पे करते हैं, मनी पे करते हैं, जिसमें आपका फीस आ गया, देन आपकी लाइसेंसेस आ गए, फीस एंड फाइन्स। मान लो कि फाइन भी आप जो है जा रहे हो और आपको जो है मान लो आप बाइक से जा रहे हो और आपने कुछ जो है प्रॉब्लम आई आपके बाइक में, या कुछ जो है सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपसे वो क्या करेंगे, फ़ाइन लगाएंगे आपके ऊपर, ठीक। तो वो भी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक। देन है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स के फॉर्म में भी ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आते हैं, राइट। तो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, कोई भी ये गवर्नमेंट को गिफ्ट कर सकता है, गिफ्ट्स आ सकता है, मान लो कि किसी ने बाहर से या अदर नेशन से आया इनके पास गिफ्ट्स, या फिर ग्रांट्स किसी ने दिया, एड्स दिया। देन इनकम फ्रॉम पब्लिक एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स व्हाट, आपने देखा होगा भेल है, सेल है, जो कि गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस है, वो मार्केट में वर्क कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो इनकम आई गवर्नमेंट को, जो प्रॉफिट आई, वो हमारी क्या आ गई, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंड एंटरप्राइजेस। ओके फाइन। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, गवर्नमेंट कभी भी किसी स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज़ को जो
लोन्स एक्सटेंड करते हैं उसमें उनको इंटरेस्ट अर्निंग होती है, तो जिसकी वजह से उनका ये रिसीप्ट्स होता है बेटा। ठीक, तो ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुई, गवर्नमेंट की रिसीविंग इनकम। ओके फाइन। और इनकम किस किस फॉर्म में हुई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, जो कि हमारा टैक्स रिसिप्ट आया। फाइन। और नॉन टैक्स के फॉर्म में आया जो है फीस, लाइसेंस, fees and fines, gifts and grants, income from public and enterprises, then interest on loans, right? तो अब हम लोग जो है एक डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे या हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे, एक कुछ दो मैजिकल लाइन्स हैं जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे और पाएंगे कि ये हमारा जो है रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक, तो do not create corresponding liability for the government, है ना तो ये liability create करेगा, right? It is not going to create liability, ठीक है, liability को भी वो create नहीं करेगा, further liabilities नहीं बढ़ाएगा। then do not lead to reduction in the asset, एसेट की वैल्यू को भी एज इट इज़ रखेगा, ना liability इंक्रीज होगी ना ही जो है एसेट की वैल्यू में कोई रिडक्शन आएगा, तो वो हमारा क्या आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। इज़ दैट क्लियर? मान लो इनकम टैक्स आई, तो क्या इससे हमारा कोई गवर्नमेंट की कोई लिएबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं, है ना ही इसके वैल्यू से या ना ही इसमें एसेट का कोई रिडक्शन हुआ। इसी तरह से कॉरपोरेशन टैक्स, फीस, फाइन्स, इन सबों से हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होता है पोजीशन पे गवर्नमेंट के रिसीविंग। इज़ दैट क्लियर? तो ये दोनों लिएबिलिटी और एसेट के स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? अब हम लोग चलते हैं, ये एक बेटा ध्यान देने वाली बात थी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने आपको बताया था ना कि रेवेन्यू बजट जो है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, राइट? दैट इज़ व्हाट द रेवेन्यू रिसिट एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके फाइन। तो ये हमारा पार्ट क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डज नॉट क्रिएट एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, ये अब वहाँ पर क्या था, डज नॉट क्रिएट लिएबिलिटी, यहाँ पर डज नॉट क्रिएट एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो ये एसेट को क्रिएट करेगा और ना ही लिएबिलिटी के पोजीशन को ये रिड्यूस करेगा। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ व्हाट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअल में क्या है, ये तो लाइन्स हैं बेटा, है ना। हम लोग ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हो, ओल्ड एज पेंशन, सैलरीज, स्कॉलरशिप्स, है ना, या डिफेंस, है ना, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ये जितना भी रेवेन्यू आता है जो कि रिसिट्स के फॉर्म में आता है, रेवेन्यू की रिसीट्स, है ना, जो कि रिसीविंग है, जो टैक्स से, नॉन टैक्स से, वो जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कहाँ कहाँ पे स्पेंड करती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। लाइक वो किसी को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, किसी के लिए जो है वो सैलरीज़ है जो कि कंपल्शन है उसके लिए, है ना, और ओल्ड एज पेंशन है, वेलफेयर प्रोग्राम्स वो करती है, तो इसलिए स्कॉलरशिप्स है, ये सारी की सारी चीज़ें वो वहाँ से लाएगी, वहाँ से वो मनी लेगी जहाँ से उसने रिसीव किया है। ठीक है, तो अपने रिसीव्ड मनी यानी इनकम को वो जहाँ पर खर्च करती है, स्पेंड करती है, वो हमारा आता है रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। अब हम लोग चलते हैं कैपिटल बजट पर, है ना। ये सेकेंड पार्ट था ना हमारा कैपिटल बजट। बजट का एक नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आया, कैपिटल बजट। बेटा अभी तक हमने देखा कि रेवेन्यू बजट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे एसेट और लिएबिलिटी के स्टेटस में चेंजेस नहीं आए, है ना। ये एक ध्यान देने वाली बात है रेवेन्यू से रिलेटेड। अब आता है हम लोगों का कैपिटल बजट। कैपिटल बजट ऐसा नहीं है। कैपिटल बजट कैसा है,
कैपिटल, पहली बात हम लोग इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। ये दो डिविजन्स में है, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने बताया था ना, बजट दो डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड होते हैं, दैट इज द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब इसमें एक एडेड है, दैट इज कैपिटल बजट। और तो कैपिटल, इसमें रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के साथ हमने कैपिटल लगा लिया। ओके फाइन। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट देन, है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में एक डिफरेंस है, क्रिएट अ कोरस्पॉन्डिंग लिएबिलिटी। अब यहाँ पर एसेट और लिएबिलिटी के स्टेटस में डिफरेंस आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर रिसिप्ट्स में, ये जो रिसिप्ट्स के चक्कर में आप आना नहीं, क्योंकि ये रिसीविंग यहाँ लॉस है ना, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी गेन है। तो हम लोग देखते हैं ये किस तरह से लॉस और गेन का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स, ये इट क्रिएट्स अ कोरस्पॉन्डिंग लिएबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अब आप देखो, ये क्रिएट लिएबिलिटी को बढ़ा रहा है ना। तो और लेट्स टू रिडक्शन, और एसेट को भी हमारा क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो लिएबिलिटी एक तरफ बढ़ रही है और एसेट हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये तो लॉस का है ना। ये जितना भी है, ये जो प्रोसेस है, ये लॉस प्रोसेस में गवर्नमेंट हमारी जा रही है। इस अगर हम लोग एग्जांपल्स लेना चाहेंगे तो देखिए, बोरोइंग्स, है ना। बोरोइंग्स लेने से हमारा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अगर बोरो किया तो उसकी लिएबिलिटी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, इंक्रीज की, क्योंकि उसको जो है बोरो किया है उसने, तो उसकी लिएबिलिटी है वो, है ना। देन अगर मान लो कि ये एसेट किस तरह से रिड्यूस हुआ, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई भी एक अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया, ठीक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस, और डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अ पार्ट, सेलिंग अ पार्ट ऑफ आर लैंड, ऑफ आर कैपिटल। तो धीरे धीरे हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ठीक है, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पर एसेट डिक्रीज हुआ। तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, कैपिटल रिसिप्ट का। ओके फाइन। और ये हमेशा लॉस ही में आपको दिखाई देगा, डालेगा गवर्नमेंट को। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अब अच्छी चीज़ है ना। ये क्या करती है, ये इट क्रिएट्स एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट के एसेट को बढ़ाती है। मतलब अब इस, अगर मान लो गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बना दिया, गवर्नमेंट ने कुछ लैंड ले लिया, गवर्नमेंट ने कुछ फैक्ट्रीज सेटअप कर दी, तो वो क्या हो गया, एसेट की को क्रिएट करना हुआ। ओके फाइन। इकोनॉमी में एसेट क्रिएशन मतलब कैपिटल का एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल को खरीदने में, है ना, जो हमने गवर्नमेंट ने परचेज की, उस पर जब उसने जो है स्पेंड किया मनी, वो हमारा क्या आ गया, कैपिटल का एक्सपेंडिचर, राइट। अब आता है causes a reduction in the liability, है ना। नेक्स्ट इज causes a reduction in the liability। अब ये liability भी इसकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ये कैसे हम लोग बात कर सकते हैं, मान लो कि अगर हमने लोन लिया था किसी से, तो उसको अगर हमने दे दिया, तो लिएबिलिटी हमारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ओके फाइन। तो ये एक एग्जाम्पल आया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें एसेट बढ़ेगा, ओके, एसेट विल इंक्रीज एंड लिएबिलिटी विल डिक्रीज। ओके फाइन। अब हम लोग जो है एक कुछ हमारे पास जो है कैटेगराइजेशन है, जिसके थ्रू आप लोग जो है बता सकते हैं कि विच वन इज द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड विच वन इज द कैपिटल रिसिप्ट। ओके फाइन। और लाइक अगर हम लोग देखते हैं बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक, सो बोरोइंग इज व्हाट, बोरोइंग हमारी हमेशा क्या होती है, एक लिएबिलिटी होती है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये बोरोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। और आपको बताएं कि अगर मान लो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू जहाँ जहाँ से आ रही है, इसका मतलब वो एसेट और लिएबिलिटी के पोजीशन को कोई डिफरेंस नहीं करेगी, कोई उसके स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। चूँकि यहाँ पर हमारी लिएबिलिटी बढ़ रही है, लिएबिलिटी इंक्रीजेस, सो इट इज़ अ कैपिटल रिसीट। ओके फाइन।
डिसइन्वेस्टमेंट, अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ एसेट की वैल्यू हमारी रेड्यूस हो रही है, जैसा अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। तो ये भी हमारा क्या आ गया, कैपिटल रिसिट। जहाँ पे एसेट और लिएबिलिटी के पोजीशन को कुछ फर्क पड़ता है वो हमारा क्या आ गया, वो हमारा जो है कैपिटल रिसिट आएगी। तो यहाँ हमारा एसेट रेड्यूस हुआ, यहाँ हमारी लिएबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक। टैक्स रिसिट, टैक्स मतलब रेवेन्यू आया गवर्नमेंट का, तो इसीलिए वो क्या हो गई, उससे कोई एसेट और लिएबिलिटी में अंतर ही नहीं आया, डिफरेंस ही नहीं आया, तो ये रेवेन्यू रिसिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, तो इससे भी एसेट और लिएबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, जिसकी वजह से ये रेवेन्यू रिसीट हुई। इंटरेस्ट इज अ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, जो कि उसने दिया है रेकरिंग। ओके फाइन। देन रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब लोन को रिकवर किया गया, है ना, लोन को रिकवर किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, एसेट की वैल्यू हमारी रेड्यूस हो गई। अगर हमने किसी को पैसे दिए बेटा, लोन दिया, तो हमारा एसेट है उस पर, है ना, हमारा दबदबा है, लेकिन अगर उसने हमको दे दिया लोन अमाउंट वापस, तो वो हमारा क्या हुआ, हमारा एसेट रेड्यूस हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया लोन, तो ये क्या हो गया बेटा, ये कैपिटल रिसिट। तो ये सारा कैपिटल रिसिट है और ये दोनों जो है हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिट। ठीक। तो ये रेवेन्यू रिसिट और ये कैपिटल रिसिट, ये भी रेवेन्यू रिसिट और ये सारा कैपिटल रिसिट, जहाँ पर हमने देखा कि एसेट और लिएबिलिटी के स्टेटस में डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा कैपिटल रिसिट कहलाएगा। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन हम लोग करते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, कैटेगराइजेशन वेदर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगेन हमने देखा कि रेवेन्यू व्हाट एवर इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज स्पेंडेड, तो इसमें भी एसेट और लिएबिलिटी के स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं आता, जिसकी वजह से ये हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और लिएबिलिटी घटेगी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो दैट इज वाई इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है ये CE कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लोन्स ग्रांटेड टू यूपी स्टेट गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर किसी को हमने लोन दिया तो वो भी हमारा क्या हो गया, हमारा एसेट इंक्रीज हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट इंक्रीज होने की वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। ओके फाइन। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, ब्रिजेस बने, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एसेट में इंक्रीज हुआ, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। देन एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, अब टैक्स कलेक्शन हुआ तो ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि टैक्स तो हमारी इनकम है, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो जो रेवेन्यू आई उस पर उसका एक्सपेंडिचर है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट ऑन द एसेट और लिएबिलिटी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर सर्व शिक्षा अभियान। ओके, so this is what the government's as government is taking the welfare, so it is a duty of the government. Okay, so fine, so this is what the revenue expenditure है ना, वो जो रेवेन्यू आएगी वो डेवलपमेंटल या वेलफेयर प्रोग्राम्स में उसको स्पेंड करना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। इस तरह से बेटा आपको कैटेगराइजेशन करना है। एग्जाम में ये आ सकता है कि ये एग्जाम्पल्स के रूप में आ सकता है कि वेदर इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिट और अ रेवेन्यू और अ कैपिटल रिसिट, और वेदर इट इज़ अ कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो यू नीड टू डू व्हाट बेटा, you need to categorize it through the asset and liability status। एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर रेवेन्यू रिसिट या एक्सपेंडिचर है तो
एसेट और लिएबिलिटी के स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर कैपिटल रिसिट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसमें एसेट और लिएबिलिटी के स्टेटस में डिफरेंस आएगा। रिसिट में लो होगा, राइट, पोजीशन लो होगी, और एक्सपेंडिचर में हाई होगी। ओके फाइन, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हम लोग गवर्नमेंट को के डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स में रखते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कैसे होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि आप देखो कि वो डायरेक्टली, है ना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब इकोनॉमी और सोसाइटी, है ना, सोशल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए जो है सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। देख, तो ये ऐसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर एज इट एड्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये जब भी गवर्नमेंट इस तरह के सेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक अगर वो ना रहे तो फिर बाकी सारी चीज़ें हम लोग जो है इसको स्मूथली रन नहीं कर सकते इकॉनमी को। लाइक हमारे एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो तो फिर क्या होगा, क्या हम लोग अपने प्रोडक्शन को ईजिली या स्मूथली रन कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको हेल्प करता है या इकॉनमी को हेल्प करता है। लाइक एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और जस्टिस, ओके, लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहेगा तो कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी एक्टिविटीज़ हम लोग फ्रीली कर सकते हैं, इकॉनमी में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और ये जो है नॉन प्रोडक्टिव नेचर का होता है, इट इज़ नॉट इन अ प्रोडक्टिव नेचर, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐड नहीं करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, राइट। तो इस तरह से ये एक डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के होते हैं। नेक्स्ट है एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कि ये गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान में होता है, वो जब भी फिस्कल पॉलिसी मेजर्स लेते हैं तो उसमें वो एक इकॉनमी को प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारी इकॉनमी कैसी हो, और उसके लिए वो लोग कुछ चीज़ें रख देते हैं, प्लान्ड करते हैं। लाइक वी विल गिव दैट मच ऑफ फंड टू हेल्थ सेक्टर, टू एजुकेशन सेक्टर, टू इरिगेशन, है ना, फॉर इरिगेशन और एग्रीकल्चर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट के क्या कहते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर। सो ये गवर्नमेंट के विद इन स्कोप में रहता है, जो कि वो जानती है कि इसमें हम लोगों को लगाना है ना, हमारे यहाँ पर हम जो है इसको लगा सकते हैं। तो ये दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट्स कवर्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो कि अचानक से आता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो वो जो है स्कोप में नहीं रहता, सीन में नहीं रहता, पर फिर भी उसको कवर करना पड़ता है। लाइक अगर कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, लैंडस्लाइड्स हो गए, तो उसकी वजह से इनको जो है इनके विक्टिम्स को रिलीफ देना होता है, जिसको गवर्नमेंट को ऐसे फंड्स को हैंड ओवर करने होते या एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं। इसको हम लोग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हमें नोन होने चाहिए: डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द बजट, राइट। सो बजट इज what type of budget is means, अब हम लोग देखेंगे कि ये बजट का टाइप किस तरह से होता है, ठीक है ना। ये बजट हमारे बैलेंस बजट में भी आता है, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ बजट्स हम लोग यहाँ पर डालते हैं।
दैट इज बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। आइए हम लोग देखते हैं कि ये बैलेंस बजट क्या होता है। ठीक है, बैलेंस बजट, अब हमने बताया था बजट क्या होता है बेटा। बजट इज व्हाट? बजट इज एक्चुअली द रिसिप्ट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, है ना, एंड एक्सपेंडिचर्स। ये दो चीजें होती हैं, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये दोनों बैलेंस हैं, है ना, अगर ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बैलेंस बजट, जो कि एक आइडियल सिचुएशन है ना, और बहुत ही मुश्किल से ये आता है। तो ये जो है यहाँ पर ये बैलेंस बजट लाइक सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स इक्वल रहते हैं। ठीक, नाउ सरप्लस बजट क्या है? सरप्लस बजट जहाँ पर हमारा एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट इज ग्रेटर दैन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब रिसीविंग जहाँ ज़्यादा हो, है ना, और वहाँ और एक्सपेंडिचर्स कम हो, वहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाता है? सरप्लस बजट। ठीक है, तो वहाँ पर वो भी एक तरह से अगर देखा जाए तो वो भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अपीयर नहीं होती है, क्योंकि इस तरह से इकोनॉमी अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह की इकोनॉमी में जो है थोड़ा सा प्रोग्रेस में डाउट होता है, क्योंकि प्रोग्रेस के लिए हमें थोड़ा डेफिसिट में जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर मान लो कि नेक्स्ट ईयर का प्लान करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोगों को अपने इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करनी पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए। नाउ डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट इज व्हाट? इट इज द व्हेन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट इज लेसर देन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेफिसिट। डेफिसिट मतलब हमारा होता है लॉस। ओके, लॉस। तो लॉस में अगर हमारा रिसिप्ट्स कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, आपको पता है बेटा कि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम में हम लोगों की जो बजट है, वो गवर्नमेंट की बजट, वो हमेशा डेफिसिट में ही जाती है, और ये डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो वो जो है क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट करेगा, जो कि इकॉनमी में उससे रिलेटेड बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, और गल्फ बढ़ेगी हमारी रिच और पुअर के बीच में। ओके फाइन, नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ डेफिसिट, है ना, मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट। तो ये जो बजटरी डेफिसिट अभी हम लोगों ने देखा, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज माइनस टोटल रिसिप्ट्स, और वी कैन से दैट टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट। ओके फाइन, अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हुआ तो वो हमारा आएगा। अब बजटरी डेफिसिट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। ओके फाइन, रेवेन्यू डेफिसिट, देन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 तरह के डेफिसिट्स हमारे पास आएंगे। ठीक, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, आपको बताएं कि बजट में हमारा क्या आता था? रिसिप्ट्स, बार बार हम बता रहे हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ओके फाइन, अब ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू का लॉस। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा बेटा, हम लोगों ने पीछे देखा था, रेवेन्यू हमारा, रेवेन्यू बजट जो था वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने इसको देखा था। ओके फाइन, तो जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हेन आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर दैन द रेवेन्यू रिसिप्ट, यही है ना, जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is more than the revenue receipt, this is what the revenue deficit, तब जो है गवर्नमेंट को लॉस हुआ।
आपको मैं एक चीज़ और हम लोग जो है फोकस हमने किया था कि हमारा जो बजट कंपोनेंट है वो दो तरह का दिखा था। एक तो कंपोनेंट्स में दो टाइप्स के कंपोनेंट्स, दैट इज रेवेन्यू बजट एंड नेक्स्ट वन इज द कैपिटल बजट। ओके फाइन, कैपिटल बजट, राइट। इसका भी हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स में था, दैट इज व्हाट द कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरह से आपने देखा था। ओके फाइन। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये अगर लॉस में है, ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ। इम्प्लीकेशन मतलब कि उससे अटैच्ड जो भी मीनिंग है ना, उससे अटैच जो रिजल्ट है वो बाद में कैसा आएगा, ठीक है ना। अगर हमारा रेवेन्यू बजट डेफिसिट में आता है तो यहाँ पर देखो इनएबिलिटी ऑफ, ये हमारा कुछ इम्प्लीकेशन है। देखो, इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी भी रिसीविंग नहीं है कि वो जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस कर पाए। जो उसके अपने खर्चे हैं, जो उसके अपने रेगुलर के खर्चे हैं, वो उसको भी फाइनेंस नहीं कर पा रहा है ना। इम्प्लीकेशन यही हुआ कि वो उतना भी नहीं अर्न कर पा रहा है, रिसीव कर पा रहा है, उसकी रेवेन्यू उतनी भी नहीं है जो कि हम लोगों ने टैक्स और नॉन टैक्स रिसीविंग्स थी, जितना कि उसका एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सो इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट द रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स। जो बार बार आने वाले एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, वैसे एक्सपेंडिचर्स को वो जो है फाइनेंस नहीं कर पा रहा है। देन द गवर्नमेंट इज डिसेविंग। अब मतलब क्या कि वो कहीं से पास्ट सेविंग से वो जो है उसको यूज कर रहा है। ओके फाइन। अगर यहाँ से एक पार्ट उसका डैमेज हुआ तो वो कहीं और से ले करके बोरो करके वो जो है यहाँ पर उसका जो है एक्सपेंडिचर्स वो कर रहा है, पूरा कर रहा है, क्योंकि ऐसे एक्सपेंडिचर्स को वो अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए कहीं ना कहीं वो पास्ट सेविंग्स है उसको वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यूज़ ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर leads to an inflationary situation. Okay fine. So अब यहाँ से अगर वो इसको कुछ इस बजट में इस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है तो वो इसने यहाँ से लिया, तो उसने कहाँ पर लिया बेटा, ये रेवेन्यू रिसिट, अब यहाँ कैपिटल रिसिप्ट्स में से उसने बोरो किया, है ना, और जिसकी वजह से वो पूरा करने की कोशिश कर रहा था। और जब उसने बोरो किया, कैपिटल रिसिट्स यानी बोरोइंग, है ना, तो जब उसने बोरो किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लिएबिलिटी बढ़ी और इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए इकोनॉमी में, है ना। इन्फ्लेशन कब आता है, जब आप अपनी इनकम से ज़्यादा बोरो करते हो और उसको स्पेंड करते हो। ऐसा तो है नहीं कि बाद में आपको नहीं देना है, लेकिन आपने अपनी इनकम, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस ज़्यादा डिमांड किया और प्राइस आपकी बढ़ गई, आपने प्राइस को इंक्रीज करवाया, क्लियर, डिमांड करके। सो इसलिए ये क्या हुआ, ये एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की यहाँ पर हमारे पास आया। देन सेकेंड, नेक्स्ट इज वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट दैट नाउ स्टॉप हियर, दिस इज अ वार्निंग फॉर यू। अब आप जो है यहाँ पर नहीं जा सकते आगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी इकोनॉमी जो है डैमेज हो रही है, इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका मेजर क्या हुआ, अगर ये डेफिसिट है ना, रेवेन्यू डेफिसिट है, तो कुछ ना कुछ तो मेजर्स लेने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो उसके उपाय में इसको क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, जो सब्सिडीज़ वो दे रहा है उसको कम करना पड़ेगा, जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जो अननेसेसरी के वर्क अननेसेसरी या जिसको अवॉइड किया जा सकता है, वैसे एक्सपेंडिचर्स को इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। और इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज करेगा,
रेवेन्यू को इंक्रीज करने का तरीका है कि या तो वो अपने टैक्स को इंक्रीज करवाए, ठीक है, तो वो टैक्स को इंक्रीज करेगा जिससे कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो, फाइन, और वो कम डिमांड करेंगे, ओके। और वो जो है एक रेवेन्यू को इस तरह से भी इंक्रीज करता है जो कि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उसकी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, लाइक भेल है, सेल है, इस सब को, इन सभी के वर्क को वो इम्प्रूव करके यहाँ पर रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगा, जिसके थ्रू यह रेवेन्यू डेफिसिट इसकी कम हो सकती है और ये प्रॉब्लम थोड़ी हटाई जा सकती है या थोड़ी देर के लिए उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फिस्कल डेफिसिट, ओके। ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये गवर्नमेंट का लॉस, ओके। फिस्कल यानी गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट है ना, देन गवर्नमेंट का लॉस, गवर्नमेंट की पॉलिसी का लॉस। मतलब क्या हुआ? जब गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पर हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। अब बोरोइंग्स को इन्होंने क्या किया? एक्सक्लूड किया, ठीक है, बोरो को एक्सक्लूड किया। मतलब क्या? टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स, फाइन। टोटल एक्सपेंडिचर्स इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स, इसका तभी ये डेफिसिट आया। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर में होता क्या है? हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट्स, है ना, ये एक हमारा तरीका है। ये एक तो डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं, दूसरा हम लोग देख सकते हैं कैसे? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ जरा देखो बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितने एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम लोग एक साथ कर लेते हैं, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स और प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को हम लोग यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या आता है? ये देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर्स को हमने एक साथ कर लिया और रिसिप्ट्स को हमने एक साथ कर लिया, ठीक है, फाइन। अब बोरोइंग्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया, जितना भी उन्होंने बोरो किया था, फाइन। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड इज फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, ये हमारा ऑलरेडी है, वहाँ पर दिया हुआ गिवन है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, इसके थ्रू हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग इसके इम्प्लीकेशंस पर आते हैं और कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं स्टार मार्क्ड, जो कि हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं। व्हेन द टोटल बोरोइंग्स आर गिवन ओनली फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमारे पास टोटल बोरोइंग्स दी हुई होती है और कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, तो हम लोग सीधा बोरोइंग्स को लेकर के और उसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। नाउ द सेफ लिमिट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज कंसीडर्ड टू बी 3%, है ना, क्योंकि अब हमने बताया था आपको कि डेफिसिट कुछ अच्छी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर मान लो एक फाइनेंशियल ईयर गया और उसमें नए चीज़ों के लिए प्रमोट करना है लोगों को, तो उनकी सैलरीज बढ़ानी पड़ेगी, उनको मोटिवेशन देना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ वो अपग्रेडेशन देना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा? मनी की सप्लाई बढ़ेगी। तो कभी भी 3% तक की मनी सप्लाई का इंक्रीज़ एक अच्छा इंक्रीज़ माना जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये इम्प्लीकेशंस इसके क्या आते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशंस हमारा पहला है फिस्कल डेफिसिट का, मतलब क्या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या इसका ये किस तरह से वो जो है इनडायरेक्टली हमको किस तरह का रिजल्ट देगा इकोनॉमी में।
इकोनॉमी डेट ट्रैप में आएगी। डेट ट्रैप क्या होता है? डेट मतलब क्या होता है? हम लोग कर्ज, है ना, कर्ज में, डेट्स में ट्रैप्ड हो गए। मतलब क्या कि अगर सपोज करो इस फिस्कल ईयर में हमने जो है लोन लिया, ठीक है ना, लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा, ठीक। मान लो कि अगर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में फिर से हमारे ऊपर जो है एक डेफिसिट आई, इकोनॉमी में डेफिसिट आई, तो फिर अब हमारे पास और लोन लेना पड़ेगा और बोरो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने जो है पहले वाला हमने जो है पूरा ही नहीं किया कि दूसरा हमारे ऊपर जो है लोन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम जो है एक लोन ले करके दूसरे को इंटरेस्ट को ही अभी पूरा कर रहे हैं। अभी तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट को कवर ही नहीं किया है और हमारा जो है डेफिसिट हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स की वजह से या हमारी इकोनॉमी में जो भी इनकम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रिसीव नहीं हो पा रही है चीज़ें, इनकम नहीं रिसीव हो पा रही, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेट में ट्रैप हो गई। ओके फाइन। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? जय प्राइस कंटिन्यूअसली राइज होना, ठीक है। तो अगर हम लोग कहीं से भी बोरो करते हैं मनी को अगर यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कि जब भी हमारी डिमांड यानी लिमिटेड सप्लाई, क्या होगी? हमारी सप्लाई हमारी लिमिटेड है, यानी स्केर्सिटी, स्केर्स सप्लाई इन द इकोनॉमी, राइट। एंड ये एग्रीगेट सप्लाई की बात हम लोग कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू डिमांड। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमारे पास सब जो है इन प्राइस उस चीज़ की बढ़ती जाएगी, डिमांड। सो हमारा जो है क्या होगा? ये बढ़ता जाएगा। क्लियर? प्राइस बढ़ती जाएगी। इट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ आवर इकोनॉमी। सो ये हमारी किस में आ जाएगी? जनरेट करेगी हमारे। और इन्फ्लेशन आया कैसे? हमारी डिमांड बढ़ी कैसे? क्योंकि हम लोग बोरो कर रहे हैं, है ना, बोरो कर रहे हैं, या फिर हम लोग एक और चीज़ कर रहे हैं, नोट प्रिंट्स कर रहे हैं, है ना। ये दो तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है। लाइक अगर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए बोरो करती है और नोट्स इशू करती है, प्रिंट्स करती है। तो बोरो तो मान लो कि एक तरह फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हमने नोट प्रिंट किया तो एक्स्ट्रा शॉक आता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि वो इकोनॉमी में जा कर के रिवॉल्व होगी और मनी की वैल्यू को डाउन करेगी, है ना। प्राइस को बढ़ाएगी, प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया उसने और जो है मनी के वैल्यू को उसने डाउन कर दिया। जितना हमारे पास जो है पहले, अगर हम लोग देखते हैं कि पहले सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अब तो पैकेजेस हो रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें अगर जो है रुपी की वैल्यू बहुत थी, 1 रुपी, 1 पाइस, 2 पाइस, इस तरह से 25 पाइस में चीज़ें मिला करती थी। अब तो 25 पाइस या 50 पाइस हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना। वो वैल्यूलेस हो गई। तो हम लोग जो है एक्चुअल में क्या है कि यहाँ जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास जो है मनी की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। और वो मनी सप्लाई की वजह से लोग जो है डिमांड कर रहे हैं चीज़ों को और उसकी वजह से प्राइस भी बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्ट सप्लाई अभी बढ़ नहीं रही है। तो ये एक इन्फ्लेशन हुआ। देन दिस इज व्हाट द फॉरेन डिपेंडेंस, है ना। अब फॉरेन डिपेंडेंस मतलब क्या? अगर हमारी इकोनॉमी में हम लोग ने इंटरनल बोरोइंग से पूरा नहीं हुआ तो हमने कहीं बाहर से बोरो किया, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की बोरोइंग्स होती है। तो हमने बाहर अगर बोरो किया, उन लोगों से लोन लिया बाहर फॉरेन कंट्री से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमको अपने कंडीशन पर चीज़ों को करने के लिए हमको जो है बर्डन देंगे कि आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी पॉलिसी को हमारे अकॉर्डिंग हैंडल करो, क्योंकि हमने एक ऑब्लिगेशन लिया, हमने उनसे लोन लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा फॉरेन डिपेंडेंस को उसने बढ़ाया फिस्कल डेफिसिट ने। देन इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, है ना। अगर मान लो कि अगर आज हमने लिया लोन तो हमने अगर उस लोन को पूरा नहीं किया, है ना, किसी को पे नहीं कर पाए हम,
तो इसका मतलब हमारी अपकमिंग जनरेशन्स पर उसका लोड आएगा और वो भी जो है प्रॉब्लम में आएंगी। तो इस वजह से ये फ्यूचर ग्रोथ पर भी हमने एक बर्डन डाला। ओके फाइन, सो दिस इज व्हाट दीज आर द डिफरेंट इम्प्लीकेशंस जो कि फिस्कल डेफिसिट की वजह से हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। अब ये अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट है तो इसको हम लोग किस तरह से फाइनेंस करते हैं? पहली बात तो हम लोग बोरो करते हैं, किसी इंटरनल या एक्सटर्नल बोरोइंग्स, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन्फ्लेशन देता है, देन फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ाता है, हम लोग डेट ट्रैप्स में आ सकते हैं। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जो डेफिसिट आई है हमारे बजट में, उसको हमने क्या किया? फाइनेंस किया। फाइनेंस कैसे किया? हमने जो है नोट्स को रीप्रिंट किया, राइट? तो ये क्या है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स तो करने ही हैं, तो हम वहाँ उसके लिए इनकम ढूंढ रहे हैं। इनकम हमारी कहाँ से आई? इनकम हमारी बोरो करने से आई या फिर हमारे नोट्स को प्रिंट करने से आई। ओके फाइन, हमने इशू किया नोट, हमारी आरबीआई ने इशू किया, गवर्नमेंट ने इशू किया, जिसकी वजह से ये डेफिसिट फाइनेंस हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग के बाद कुछ हमारे पास बेटा इस तरह से आपने देखा कि कुछ फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने अभी देखे फिस्कल डेफिसिट के, वो आपके पास हैं यहाँ पर, और वो उसको हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है ना, जो कि कुछ इलस्ट्रेशंस हमारे पास यहाँ पर हैं। कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट, यहाँ पर अब ये तीनों डेफिसिट्स को आपके एग्जाम्स में कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। फाइन, तो पहले हम लोग छोटा पार्ट लेते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। आपको पता है ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है? रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू, जैसे हमने बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट, ओके, रेवेन्यू रिसिट। ओके फाइन, ज़रा इसमें देख लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है? 100, ओके, एंड रेवेन्यू रिसिट इज हाउ मच? 80। तो ये कितना हो गया? ये 20 है ना, 20 अरब हमारा, it's a 20 arab. This implies that 20 arab is our revenue deficit. Fine. Next is fiscal deficit. Fiscal deficit हम लोग कैसे कर सकते हैं? Fiscal deficit is a total deficit. Okay, that is what the revenue deficit हम लोग देखते हैं यहाँ पर। Fiscal deficit अगर हम लोगों को निकालना है तो ये हमारा कैसे आएगा, किस तरह से आएगा? दिस इज व्हाट द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ओके फाइन, हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। सो इट इज total expenditure is how much? This is the revenue expenditure 100 plus capital expenditure is 110, right? Minus receipts के को हम लोग कर सकते हैं, revenue receipts is how much? 80 plus capital receipts of net borrowing 95. Okay fine, हमारा अगर हमने कैलकुलेट किया इसको तो ये हो गया हमारा 210 माइनस 775। ओके फाइन, जो कि हमारा 35 अरब।
right? Next is the revenue primary deficit. So how will calculate primary deficit? इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं. So this is our primary deficit. Deficit equals to fiscal deficit minus interest payment, right? So fiscal deficit is how much? It is 35. So 35 minus interest payment is how much? 10. So it is 25. So this is a 25 अरब, right? So in this way हमारा ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जो कि एक नेक्स्ट तरीके का एक्सपीरियंस आपको देगा. फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट इसमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट हमारे पास ये पर्टिकुलर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, बोरोइंग्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो हम लोग जानते हैं अगर ये टोटल बोरोइंग्स दी हुई है, इसका मतलब ये फिस्कल डेफिसिट ही है. ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट हमारा एक तो हम लोगों को फाइंड आउट हो गया. फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स कितनी है हमारी? 15,000. ओके, दिस इज द फिस्कल डेफिसिट. अब हमारे पास आना चाहिए प्राइमरी डेफिसिट. तो प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था बच्चों? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. ओके, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इंटरेस्ट पेमेंट इज व्हाट? 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इट इज गिवन. ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास दिया नहीं है. तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट तो दी नहीं है, तो हम लोग जो है रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज वाई रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. ओके फाइन. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 70,000 माइनस रेवेन्यू रिसीट इज 50,000. इट मीन्स 20,000. ओके फाइन. सो हमारा ये रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000. इसमें हम लोग जरा इंटरेस्ट पेमेंट्स भी देख लेते हैं. सो इंटरेस्ट पेमेंट्स कलर चेंज करके देखते हैं हम लोग. इंटरेस्ट पेमेंट इज 25%. सो 25% इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 100 इंटू 20,000. राइट, हमारा इस तरह से आ गया. दिस इज व्हाट? 50 100 and that is 5,000. ओके फाइन. दिस इज व्हाट? इंटरेस्ट पेमेंट. अब हम लोगों को क्या करना है बेटा? इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है. फिस्कल डेफिसिट यू नो है ना. फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट? फिस्कल डेफिसिट इज 15,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. Interest payment is 5,000. Okay, so this will be our 10,000. Okay, fine. So 10,000 crores is our answer. Right, children? So this is our primary
डेफिसिट. इन दिस वे विल कैलकुलेट. ओके फाइन. इस तरह से हमारा जो है कैलकुलेशन ओवर हुआ. बेटा इसी फॉर्मूला को आप लगा करके और कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला एक बार देख लेना है. ठीक है. तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड हुआ. अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पर नए वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.